और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। सांगानेर खुली जेल से बंदी फरार हो गया है। बंदी गौरी शंकर उर्फ शंकर लाल फरार हुआ है। सुबह की गिरफ्ती में बंदी के फरार होने का पता चला है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था बंदी गौरी शंकर। जेल प्रभारी कालूराम ने मालपुरा गेट थाने में मामला दर्ज करा दिया है। फरार बंदी की तलाशी में अब पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर सांगानेर खुली जेल से बंदी फरार हो गया है। बंदी गौरी शंकर उर्फ शंकर लाल के फरार होने की जानकारी है। सुबह की गिनती में बंदी के फरार होने का पता चला है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बंदी गौरी शंकर भुगत रहा था। जेल प्रभारी कालूराम ने मालपुरा गेट थाने में मामला दर्ज करा दिया है। और टोंक में नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का दबाव बनाने के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आरोपियों ने कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की थी, जिसे लेकर आज मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने घंटाघर चौराहे से लेकर के कलेक्ट्रेट तक पैदल जुलूस निकाला है। जम करके नारेबाजी की गई है। लोगों ने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई है। आपको बता दें कि 5 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। सभी तक सिर्फ 2 आरोपी पुलिस पकड़ में आए हैं। 15 के 15 अपराधी वहाँ पर होने चाहिए, तब जाकर के हमारे टोंक समाज का जो वातावरण दूषित किया गया है, उसके लिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय उनको ज्ञापन दिया है। समाज में बड़ा आक्रोश था इस विषय को लेकर के, और जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत एसपी साहब को भी यहाँ पर बुलाया, हमारा ज्ञापन स्वीकार किया और हमें आश्वासन दिया कि जो असामाजिक तत्व है उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। स्वर्णकार समाज की तरफ से आज यहाँ सब लोग इकट्ठे में हैं। जिस बालिका के साथ ये घटना घटी थी उसके फादर अपंग हैं, वो 4 बहनें हैं। विदिन शायद 15 या 20 दिनों से कुछ लड़के थे जो उस लड़की को कोचिंग जाते समय उसको साथ छेड़छाड़ करते थे, उसके फब्दियाँ कसते थे और उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उसको निकाह करने की दबाव डालते थे। इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान थी और परेशान होकर अंत में जब कुछ ज़्यादा हुआ तो 26 तारीख को उन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसको साथ और ज़्यादा तेजाब डालने की धमकी दी, तुझे जान से ख़त्म कर देंगे, तू निकाह कर ले। ऐसा जब हुआ तो उसने जाके डर के मारे फिर अंत में फिर उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन किया और जो कोचिंग संचालक हेमराज है उनको भी जाके शिकायत की। कोटा ग्रामीण के दरा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में अब ग्रामीण आंदोलन की राह पर है। ग्रामीणों ने अब इस मामले में मुआवजा दिलाने की मांग उठाई है। जल्द मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कल ग्रामीणों ने सड़कों पर उतर करके नारेबाजी करके प्रदर्शन किया था, आक्रोश जताया था। ग्रामीणों का ये कहना है कि घर में सो रहे लोगों को जबरन उठा करके वन विभाग ने दरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, जिसके बाद स्थानीय लोग बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंजीयन शुदा मकानों को बिना कागज देखे तोड़ा गया। आधी रात को कार्रवाई की गई है। सोते हुए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उनको भी जबरदस्ती करके बाहर निकाला गया है। गांव के लोगों को अंग्रेज शासन के समय जो होता था उस तरीके से रात के 3 बजे बिल्कुल तानाशाह तरीके से जाके घरों में सो रहे लोगों की बिजली काट के और जेसीबी के पीले पंजे चला दिए। एक व्यक्ति पूरे जीवन की कमाई इकट्ठी करके अपना घर बनाता है, गरीब लोग हैं उनको रोड पे ला दिया। ये देखो आप इनके आंसू रो रहे हैं। कोई झाड़ू पोछे करता है, कोई मेहनत करता है, अपने सोने की चीजें गिरवे रख के अपने मकानों को, अपना आशियाना एक उसको बनाते हैं, उसको तोड़ के दरा की जनता रोड पे पड़ी हुई है। तो वहीं चूरू जिला परिषद सभागार में सोमवार को सांसद राहुल कसवा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई है और इसे जिले की अब तक की सबसे लंबी बैठक माना जा रहा है। बैठक में सांसद कसवा ने जल जीवन मिशन में लेट लतीफी और अनियमितताओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक आधार पर लोगों को पेयजल कनेक्शन से वंचित किया जा रहा है। आरडीएसएस योजना में ढाणियों को विद्युत कनेक्शन दिलाने के लिए टेंडर जल्द जारी करने और सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, सुजानगढ़ विधायक, सादुलपुर विधायक, रतनगढ़ विधायक, सीईओ श्वेता कोचर सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लंबी 9-10 घंटे मीटिंग चली है
काफ़ी हमने सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया है। आज हमारा इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान की बात चल रही है, राइजिंग राजस्थान की बात चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों की लैंड कन्वर्जन नहीं हो पा रहे, 2-2 साल 1.5 साल हो गया, फाइलें पड़ी हुई हैं और टारगेट्स जो गवर्नमेंट दे रही है उसको भी अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। जल जीवन मिशन के हालात बड़े टाइट है, पानी पहुंच नहीं पा रहा है और गवर्नमेंट के पास में डेविएशन का पैसा बचा नहीं, तो उसको लेकर हमने अपनी बात को रखा है। इलेक्ट्रिसिटी का हमारा ढानियों का कनेक्शन का टेंडर उठने की पोजीशन पे है। फरवरी के अंदर हम सैंक्शन करा के लेके आए थे भारत सरकार से और आज तक उनको अभी तक कभी टेंडर राजस्थान गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया है। चूरू में वंदे भारत ट्रेन को लेकर के आने के श्रेय की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। सांसद राहुल कसवा, चूरू विधायक हरलाल सहारण के बीच इस मुद्दे पर तकरार बढ़ गई है। दोनों ही नेता इस ट्रेन के संचालन का श्रेय खुद को दे रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूक रहे हैं। दरअसल 25 सितंबर को बीकानेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ था। उस समय चूरू विधायक हरलाल सहारण ने दावा किया था ये ट्रेन उनके प्रयासों, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की मेहनत का परिणाम है। तो वही राहुल कसवा का कहना है कि एक दिन में केंद्रीय मंत्री से मिलकर के ट्रेन नहीं लाई जा सकती। ये बीते 3 सालों की निरंतर मेहनत का नतीजा है। सरकार में रहते हुए भी हमने कोशिश की थी और विपक्ष में रह करके भी कर रहे हैं। विकास कार्यों का उद्देश्य जनता की भलाई है, ना कि श्रेय लेना। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यंग करते हुए ये भी कहा, विधायक महोदय को तो ये तक नहीं पता होगा कि वंदे भारत ट्रेन का इंजन कहां लगता है, आगे, पीछे या बीच में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम बीकानेर दिल्ली कई बार गए और आज ये सौगात चूरू को मिलने वाली है। दिल्ली से लेके बीकानेर 3 स्टेशन से चूरू में रुक रही हैं। कुछ लोग एक तरफ कहते हैं बीजेपी विकास नहीं कर रही, कुछ लोग वाही लूट रहे हैं व्हाट्सएप पर। ये चलने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो उसका मिशन आगे चल रहा है। ये 3 साल की मेहनत है। हर वक्त पे जहाँ अगर हम पहले सरकार में थे उस समय मेहनत अलग थी, आज हम विपक्ष में हैं, तभी भी हम उसको पुश करेंगे। हमारी कोशिशों में कभी भी न फर्क अकल था ना आज था। कह देना आसान है कि मैं लिया है वो लिया हो, कौन लिया है आप न पढ़ना चाहो ना मैं विधायक जी को ज्ञान देना चाहूँ, क्योंकि हम इंजन भी कौन विधायक जी पता कौन हो कि इंजन लगा खड़े आके है कि गलना के बीच में है। बोल तो गया कि ठीक है कि नहीं लिया है बढ़िया बात है, थे और भी ढंग को चीज़ करो, मैं करा मानने भी कर लेने दो। मैं क्लेम की कोई बात को नहीं, पब्लिक को पता है। हमने हर फील्ड में हर टॉपिक के ऊपर ये बात कोशिश करी है कि हमारा इंटरवेंशन हो, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो और हम मजबूती के साथ में उसके ऊपर पड़े रहें और अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट को लेके आए। डूंगरपुर जिले की आबकारी पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 20 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है। इस कार्रवाई में चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी निरीक्षक राहुल शर्मा ने बताया कि अवैध शराब तस्करी की सूचना मिलने पर रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। उदयपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोक करके तलाशी ली गई है। चालक ने अपनी पहचान तालीम निवासी पसराली हरियाणा और खलासी ने दिनेश कुमार के रूप में बताई है। ड्राइवर ने ट्रक में एलईडी टीवी भरे होने की बात कही है, लेकिन संदेह होने पर पुलिस ने देखा तो टीवी की आड़ में नीचे हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। आबकारी पुलिस ने ट्रक से 190 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है, जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बंदी की गई जहां पर एक गाड़ी आके रुकी, विश्वसनीय सूत्र अनुसार जिस पर हमने उसकी चेकिंग की गई तो एलईडी टीवी की आड़ में 190 पेटी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब फॉर सेल इन हरियाणा हमें मिली। मौके से 2 चालक एवं सहचालक तालीम और दिनेश प्रजापत निवासी नुहू मेवात को गिरफ्तार किया गया। संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में गंदगी का ऐसा आलम पसरा है कि मेडिसिन विभाग के साथ ही मोर्चरी जैसे विभागों के आगे से गुजरने में लोग कतरा रहे हैं। अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट खुलेआम सड़कों और नालों में बहता दिखाई दे रहा है, जो कि आसपास के लोगों के लिए भी घातक है। अस्पताल प्रशासन ने सफाई एजेंसी पर ठीकरा फोड़ते हुए जल्दी व्यवस्थाओं के करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अजमेर का JLN अस्पताल देखिए किस तरीके से वहां पर क्या हाल है। अजमेर की ये तस्वीर सामने आई है, बायोमेडिकल वेस्ट किस तरीके से नालों में बह रहा है। जो बायोमेडिकल वेस्ट और जो सफाई का ठेका BSS को दे रखा है और उसके 140 कर्मचारी अभी एट प्रेजेंट काम पे कर रहे हैं और उन्हीं के ये काम में है कि इनको बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना
और इनका ये है कि इसको एटलीस्ट दिन में 2 बार इनको बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना और उसको प्रॉपर्ली कोडिंग करना और ये करना। उसके बाद में अगर ये कचरा बिखेर रहे हैं और अगर कचरा को प्रॉपर्ली नहीं उठा रहे तो हमें संज्ञान में आया, इनको हम तुरंत आज ही नोटिस देंगे इनको और इन पर हम कार्रवाई करेंगे और अगर हो सका तो उन्हें उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पेनल्टी भी लगाएंगे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में अलग अलग इलाकों से और अलग अलग शहरों से कई मरीज यहाँ पर इलाज लेने आते हैं। आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूँगा। मेडिसिन विभाग की ओर ये रास्ता जाता है जहाँ पर पूरी स्थिति जो है खराब पड़ी है, दुर्गंध यहाँ पर आती है। लोग इसी मार्ग से जो है मेडिसिन विभाग जाते हैं और जो है मुंह ढककर उनको जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ की जो गंदगी है वो लोगों को परेशान करती है। ये पूरा इनका ड्रेनेज सिस्टम है जो खराब पड़ा है बारिश के दिनों में, इसीलिए हालत ख़राब होती है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनती है क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरा ख़राब है। गंदगी जो है वो यहाँ पर जो है चारों ओर देखी जा सकती है। आप देखेंगे ये निःशुल्क दवा वितरण केंद्र का भंडारण है, वहाँ की स्थिति आप देखेंगे पूरी गंदी पड़ी है। पूरा जो बाहर है वो कीचड़ और गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। उसके बाद जो है औषधि नियंत्रण जो कक्ष है, जो भंडारण है, उसके बाहर भी जो है गंदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। ये मुख्य मार्ग है जो मेडिसिन विभाग को जोड़ता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से जो लोग हैं वो पैदल जाते हैं या फिर अलग अलग माध्यम से जाते हैं, जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो यहाँ पर जो है लोगों को परेशान कर रहा है। और न सिर्फ डॉक्टर बल्कि यहाँ के कंपाउंडर हों या फिर तमाम जो नर्सिंग कर्मी हों वो भी यहाँ से गुजरते हैं और इसी गंदगी के माध्यम से वो यहाँ से निकलते हैं। मच्छर चारों ओर फैले हुए हैं। ये अस्पताल है जो जेएलएन अस्पताल है, मुख्य अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, दयनीय है। बायो वेस्ट जो आप देखेंगे जिसको गाइडलाइन बना रखी है कि उसको कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से रखना चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं जो है संक्रमण का खतरा ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा और इसके कारण ये पूरी जगह पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं और भी लोग जो है इससे बीमार हो सकते हैं। ऐसे में स्थानीय जो प्रशासन है उसको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये जो इसका जो निस्तारण है उसको सही ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। इसी कारण से जो है तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। कई बार शिकायतें जो है स्थानीय यहाँ के प्रशासन को की गई है लेकिन समाधान जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में प्रशासन जो है जेएलएन अस्पताल का, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, तुरंत जो है इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। जो बायोवेस्ट है वो मेडिकल वेस्ट है जो लगातार लोगों के लिए परेशानी बन रहा है और कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा है वो जो है लोगों के लिए और बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द समाधान की यहाँ पर मांग की जा रही है जिससे कि यहाँ पर जो है इस तरह की परिस्थिति न बने, जिससे कि यहाँ पर और बीमारियों का खतरा बढ़ सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूर और दिहाड़ीदार लोग अब सरकारी लिस्ट की गड़बड़ी का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार के गिव अप अभियान के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की सूची में आई इन खामियों से असली पात्र लोगों को सूची से बाहर होने का डर है। झुंझुनू के मनोज कुमार को लिस्ट में कार मालिक बता दिया गया है, जबकि उनके पास साइकिल तक नहीं है। एक मजदूर को 500 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला दिखा दिया गया। मजदूर मुकेश, जो मजदूरी करके परिवार पालते हैं, काम पर जाने के लिए स्कूटी ली थी। उन्हें विभाग ने इनकम टैक्स पेयर बता डाला और लिस्ट में कार मालिक लिख दिया। यही लिस्ट में 18 साल से कम उम्र के 139 लोग बतौर परिवार की मुखिया दर्ज हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र के 90 लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। और इस मामले पर रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने कहा कि ये लिस्ट केंद्र से आई है, खामियों की जांच की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल किसी का राशन बंद नहीं हुआ है। गाड़ी छोड़ दो, मेरे पास खाने का, मेरे बच्चे भी 3 हैं, वो भी सरकारी स्कूल में जाते हैं, गाड़ी कहाँ से आएगी? पहली बात तो ये गाड़ी का तो ये क्या दे रखा है, राशन डीलर ने बताया मेरे को कि आपके नाम गाड़ी है। साहब मेरे को तो कोई वो राशन डीलर बताया कि तेरे तो 4 पहिया वाहन है तेरे नाम है, जबकि मेरे नाम कोई 4 पहिया को नहीं। या एक मोटरसाइकिल है, यूं चज्जा बाठा पर चल जावा, मजदूरी करा, हाँ टावरा पेट भरा। हाँ अभी विभाग की तरफ से एक सूची साझा की गई है अपात्रों की और वह प्रत्येक राशन डीलर को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसके आधार पर वह प्रमाणित करेगा या जांच करेगा कि क्या वह वास्तव में अपात्र है और जैसे ही हमें ये सूचना मिलेगी कार्यालय स्तर से उनका नाम हटा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अभी दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई तो उस लिस्ट में कहीं हो सकता है गड़बड़ हो, कहीं ना कहीं त्रुटि रह सकती है। इतनी बड़ी डाटा आता है तो जो भी जैसे रुपये तो उसे नोटिस ही दिया, उससे पूछा ही है, उस पर कार्रवाई थोड़ी करी।